नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में बिहार के लिहाज से रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहता आया है। इस पर क्रेडिट लेने की होड़ भी लगातार जारी है। 17 महीने तक नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी में चली सरकार में लाखों नौकरियां दी गई, तो इसका श्रेय तेजस्वी खुद लेते रहे। इसी वजह से नीतीश ने आरजेडी के साथ रिश्ता भी तोड़ लिया। अब नीतीश ने एक बार फिर बता दिया है कि बिहार में रोजगार मैंने दिया, तेजस्वी ने नहीं। आखिर चुनावी मौसम में क्रेडिट वाली पॉलिटिक्स के पीछे की क्या है वजह, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। जब आप लोग आए तो 7 निश्चय 2 का काम हो रहा था, सभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक लेते थे। सोमवार को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान बहस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जोरदार तरीके से नौकरी पर क्रेडिट लेने के विपक्ष के तेजस्वी के आरोपों का जवाब कुछ इस तरह से दिया था। तो मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि नौकरी पर क्रेडिट वाली बात में कोई दम नहीं, नौकरी हमने ही दी है, तेजस्वी ने नहीं। आप समझ लीजिए 5,35,000 युवाओं को नौकरी दी गई पहले, लेकिन इस बार जो हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख नौकरी देंगे। आप बताइए, तो हम अभी बोल ही रहे थे, आपको इतना रोजगार हो गया, अभी कुछ ही समय के बाद को 5 लाख पुरने वाला है और रोजगार भी 5 लाख के करीब पहुंच गया। इसके बाद हम लोग पूरा का पूरा 1 साल के अंदर 8 हो जाएगा और जब अगला चुनाव होगा तब तक हम लोग पूरा का पूरा ये सब लोगों की बहाली करवा देंगे। हाल ही में नौकरी को लेकर बिहार में खूब क्रेडिट पॉलिटिक्स हुई। नीतीश के बीजेपी के साथ आने के बाद आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव को 17 महीने में लाखों रोजगार दिए जाने की वजह बताया गया। अब नीतीश कुमार ने जोरदार तरीके से जवाब दिया है, बताने की पूरी कोशिश की कि बिहार में रोजगार उन्होंने दिया है, उन्हीं की सोच से सरकारी विभागों में नौकरियां मिली और दी भी जा रही हैं। सीएम नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि सारी नौकरियां 7 निश्चय पार्ट 2 की वजह से मिली, जो उनकी सोच है। वैसे यह बात छिपी नहीं है कि आरजेडी से नीतीश ने इस बार अलग होने का फैसला क्यों किया। सिर्फ 17 महीने के साथ में आरजेडी ने नीतीश को 10 लाख नौकरियों के अपने वादे को पूरा कराना शुरू कर दिया। शिक्षकों समेत 3 लाख से ज्यादा नियुक्तियां सरकार ने की, तो इसका श्रेय तेजस्वी यादव खुद को देना चाह रहे थे, जिससे जेडीयू और आरजेडी के बीच खटास बढ़ती चली गई। बता दें, बिहार में 2020 के चुनाव में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था और अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नौकरी वाली क्रेडिट की बात पर भी सियासत गर्मा गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वहीं बिहार सरकार की ओर से वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2,78,000 करोड़ का बजट आज विधानसभा में पेश कर दिया। सरकार का फोकस शिक्षा और रोजगार पर ज्यादा रहा। सदन में बोलते हुए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया कि बिहार में 2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। 7 निश्चय 1 और 2 की उपलब्धियां गिनवाते हुए ये दावा भी किया गया कि जीएसटी वसूली का 95% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार सुशासन एवं न्याय के साथ विकास के मंत्र को लेकर समाज के सभी तबकों के विकास के लिए तत्पर रही है। बिहार सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा में 2,78,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में 2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। राज्य ने चालू वित्त वर्ष में 10.64% की वृद्धि दर्ज की है, जो देश भर में सबसे ज्यादा है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक वृद्धि दर 2023 में सबको अपने स्थान ग्रहण कीजिए। 1% देश के आर्थिक व्यवस्था की वृद्धि 7.24% रही। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि में बिहार की अर्थव्यवस्था 10.64 रहा
जो पूरे देश में सर्वाधिक स्थानों पर रहने का काम किया। बिहार का बजट 2,78,725 करोड़ रुपए का रहा। व्यय अनुमान 1,78,706 करोड़ रहा। वार्षिक स्कीम का कुल बजट 1 लाख करोड़ का है। 2024-25 में 29,415 करोड़ पूंजीगत व्यय पर लगाया गया है। सामाजिक सेवाओं के लिए 6,077.05 करोड़ का व्यय बताया गया है, जबकि आर्थिक सेवाओं के लिए 18,607 करोड़, 22,392 करोड़ ऋण वापसी के लिए, जबकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 700 करोड़ और ग्रामीण एवं लघु उद्योग के लिए 396 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि न्याय के साथ विकास का मंत्र ही सरकार का लक्ष्य है। समाज के सभी वर्गों के विकास के मुद्दे पर सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। सर्वप्रथम मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार सामाजिक समरसता तथा समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए देश के सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के प्रयास में कोई कमी नहीं रहने दे। हमारी सरकार सुशासन एवं न्याय के साथ विकास के मंत्र को लेकर समाज के सभी तबकों के विकास के लिए तत्पर रही है। सम्राट के बजट की जो 5 बड़ी बातें रही, उनमें 7 निश्चय 1 और 2 पूरे राज्य में लागू, 7 निश्चय 2 के लिए 5,040 करोड़ रुपए दिए गए। बिहार में गरीबी दर में 8% से ज्यादा की गिरावट, 2 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, जबकि जीएसटी वसूली में सरकार ने 95% का लक्ष्य पूरा कर लिया। सम्राट चौधरी ने बिहार में उद्योग का वातावरण बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की बात कही। बताने की कोशिश की गई कि कैसे आने वाले वक्त में बिहार को शिक्षा के साथ ही रोजगार के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। और बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सबसे अधिक राशि शिक्षा विभाग को दी है। सम्राट चौधरी ने इस बजट से बिहार के विकास की गति और बढ़ने की बात कही। इस बार हमारा बजट कुल आकार जो है 2,78,725.72 करोड़ रुपया है, जो पिछले बजट 2023-24 से 16,840.3 करोड़ रुपया अधिक है। यह वृद्धि 6.43% है। बिहार के विकास में बजट का आकार बढ़ना लगातार अच्छा संकेत दे रहा है कि बिहार आगे बढ़ रहा है। उसी तरह सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 9,76,514 करोड़ रुपया अनुमानित है। यह वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 8,58,928 करोड़ रुपया से 1,17,586 करोड़ रुपया अधिक है, जो 2024-25 में 13.69% अधिक है। इसकी वृद्धि हुई है। उसी तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,78,706.09 करोड़ रुपया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 1,61,855.67 करोड़ रुपया से 16,850.42 करोड़। तो बिहार में पेश हुए बजट पर हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर।
सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा कि इस बजट को समृद्धि वाला बजट कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगा। अगर हम शिक्षा रोजगार को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की बात करें तो किन अन्य क्षेत्रों में इस बजट से खास लाभ मिलेगा बिहार वासियों को? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें, यशस्वी उप मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से इस बजट को लाया है तो असल में गांव गरीब किसान सबके सहयोग के लिए लाया है। और ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने वाले प्रदेश अध्यक्ष रहे, लंबे समय तक इन्होंने काम किया है, तो सबका साथ सबका विकास पर भी उन्होंने बल दिया है। नंबर 2 कि सुशासन और सुचिता का जो संकल्प उन्होंने दोहराया है वह पिछले सरकारों को बताया है कि भाई हम सुशासन और सुचिता पर भी चलेंगे। सामाजिक सुरक्षा के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता जताई है और सरकार सबको पढ़ाई सबको दवाई का भी संकल्प लिया है। मेरा मानना है कि एक तेज विकास दर के साथ हमें आशातीत सफलता मिलेगी और विकसित बिहार का एक संकल्प पूरा होगा, क्योंकि हम 13 करोड़ की आबादी के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। सम्राट चौधरी जी जिस प्रकार से काम कर रहे थे, पहले भी पंचायती राज में भी उन्होंने काम किया था, तो ये पूरे सूझबूझ के साथ एक ऐसा बजट है जिसको आप निश्चित तौर पे कह सकती हैं कि समृद्धशाली बजट। संजय जी, ये भी जानकारी दें कि खासकर किन क्षेत्रों के लोगों के लिए या किन लोगों के लिए इसमें कौन कौन सी ऐसी खासियत है इस बजट की जिससे सीधा लाभ मिलेगा बिहार के लोगों को? सीधा लाभ तो देखिए, सबसे पहले तो पढ़ाई शिक्षा पर जो बजट खर्च किया गया है, जब बिहार शिक्षित होगा तो निश्चित तौर पे बिहार का विकास और होगा। निवेश की दिशा में उन्होंने बातें बताई हैं, तो जब निवेश होगा तो लोगों में रोजगार बढ़ेगा। तो जो नकली बातें पहले लोग करते थे, अब असली बातें हो रही है और इस असली बातों को अमली जामा पहना रहे हैं माननीय सम्राट चौधरी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये समृद्धि वाला बजट है, विकास वाला बजट है, इसकी चर्चा बीजेपी के तमाम नेताओं और साथ ही साथ मुख्य प्रवक्ता की तरफ से भी की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी द्वारा पेश किए गए बजट पर कहा कि ये बजट स्वागत के योग्य है और बिहार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच को जमीन पर उतारने वाला ये बजट है। मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की डबल इंजन की सरकार की सोच को जमीन पर उतारने वाला यह बजट है। यह बजट सामाजिक आर्थिक विकास की गति देने वाला बजट है, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर बैठे बिहार के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आएगी और मुझे यह विश्वास है कि यह विकास की दर को 10% से ज्यादा रख पाएगा। वहीं सक्षमता परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नियोजित शिक्षकों में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है। बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे और इसी दौरान उनको हटाने के लिए पुलिस कर्मियों ने बल प्रयोग किया। नियोजित शिक्षकों को पुलिस ने खदेड़ा। दूसरी ओर एएनएम भी बड़ी संख्या में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची हुई थी। पीटने लगे किस तरीके से, देखिए पुलिस कैसे कर रही, देखिए पुलिस, देखिए। और इस बीच नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताएं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नियोजित शिक्षकों को आश्वासन दिया है। नियोजित शिक्षकों को 15 फरवरी को वार्ता का वक्त दिया गया। 11 सदस्यीय शिक्षकों के शिष्टमंडल के साथ वार्तालाप की जाएगी। नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देने की मांग कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नियोजित शिक्षकों को लेकर। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक लगातार सक्षमता परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ये बड़ा बयान, आश्वस्त किया है उन्होंने शिक्षकों को और ये कहा है कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा और हम आश्वस्त करते हैं कि किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया है। 15 फरवरी को वार्तालाप का वक्त दिया गया है, उस दौरान बातचीत की जाएगी और देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ चर्चा की जाती है, क्या फैसला, क्या निर्णय लिया जाता है।
वहीं सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन और सक्षमता परीक्षा के विरोध पर उन्होंने कहा कि कभी सरकार ने नहीं कहा था कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन जो शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं उनकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा निर्णय सरकार के स्तर पर नहीं हुआ। विजय चौधरी ने कहा कि समिति ने भी अनुशंसा की है, सरकार पूरे मामले को देखेगी, शिक्षकों के हित को देखेगी। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, निश्चित तौर पर सरकार उनकी बातों को जरूर सुनेगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस चीज का निर्णय नहीं हुआ उस मामले पर अभी विरोध प्रदर्शन करने का आखिर क्या तुक है, सरकार अंतिम निर्णय सोच समझ कर ही लेगी। का विरोध कर रहे हैं वो लोग कि हम परीक्षा नहीं देंगे, हमारा ट्रांसफर दूसरे जगह नहीं हो पाएगा, हमको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। बिना शर्त तो देने की कभी बात नहीं न थी, बिना शर्त देने की बात थी नहीं। लगता है कि कैमरा उठाओ ना, कैमरा ये सक्षमता परीक्षा तो ली जा रही है और ये भी नहीं है कि सक्षमता परीक्षा नहीं पास करेंगे तो उनकी नौकरी नहीं रहेगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ये तो आप ही लोगों ने बताया है कि एक कमेटी ने अनुशंसा की है और अभी हमारे ख्याल से शिक्षकों को इतना हड़बड़ाना नहीं चाहिए, इसलिए कि अभी तो सरकार का अंतिम निर्णय हुआ नहीं है। सरकार ने नियमावली में कहा था कि हम इसके बारे में कमेटी से जांच कराएंगे या जो विभाग में इस पर निर्णय होगा, और विभाग ने एक कमेटी बनाया, उसने अपनी अनुशंसा दी, लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ और क्या अनुशंसा है मुझे अभी ये पता नहीं है। और निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे और जो शिक्षकों का हित है, शिक्षकों का जो पक्ष है वो भी जरूर सुनी जाएगी। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। तेजस्वी की आपराधिक मानहानि की शिकायत रद्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत रद्द कर दी है और अब अहमदाबाद कोर्ट में ट्रायल नहीं चलेगा। तेजस्वी का माफीनामा सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव के गुजराती ठग वाले बयान को लेकर अपना फैसला सुनाया है। तेजस्वी ने इस मामले की सुनवाई यानी कि ट्रायल गुजरात से बाहर किसी अन्य राज्य में कराने की गुहार लगाई थी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को गुजरातियों को ठग कहने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल उनके खिलाफ अहमदाबाद गुजरात में जो आपराधिक मानहानि का मुकदमा चल रहा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में तेजस्वी यादव ने अपने इस बयान पर एक नया हलफनामा दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि जो बयान उन्होंने दिया है उस बयान से उन्हें खेद है। आपको बता दें कि एक चुनावी सभा के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कहा था और उसको लेकर वहां के ही कोर्ट में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि इस पूरे मुकदमे में उनके खिलाफ समन जारी हुआ, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दो मांगे की, एक तो ये कि उन्हें जो निचली अदालत है उसमें पेश होने पर रोक लगाई जाए और उनके खिलाफ जो फिलहाल आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाया जा रहा है वो अहमदाबाद से कहीं और ट्रांसफर किया जाए। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान से उन्हें खेद है और अगर किसी भी गुजरातियों को उन्होंने ठेस पहुंचाई है तो वो उनसे माफी चाहते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में ऑन रिकॉर्ड उन्होंने एक हलफनामा दाखिल किया और माफी मांगी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत में जो आपराधिक मानहानि का मुकदमा चल रहा था उसको रद्द कर दिया। कैमरामैन प्रकाश के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।